मैं आज बात कर रहा हूँ कि अस्तित्ववाद क्या है। वेस्टर्न फिलोसफी का सबसे नया अध्याय है अस्तित्ववाद। किसी दर्शन का, किसी सोच का, किसी विचार का किसी एक देश पर कितना असर पड़ सकता है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहली बात तो यह कि मैं अस्तित्ववाद के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। अगर हम भगत सिंह के जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन में सबसे ज़्यादा असर है, जो उन पर प्रभाव है, अस्तित्ववाद का पड़ा है। और उनके जीवन को, उनके विचारों को देखने से यही पता चलता है कि उनको अस्तित्ववाद है जो सबसे ज़्यादा पसंद था और उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। और मैं अस्तित्ववाद पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। पहले तो हम मोटा मोटी समझते हैं कि अस्तित्ववाद क्या है। अस्तित्ववाद यानी इंसान को इंसान समझना। एक छोटी सी घटना है जर्मनी के 16 टुकड़े हो चुके थे। तब वहाँ की थिंकिंग थी, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, यानी इंसान है जो भगवान के हाथों की कठपुतली है या फिर वो भाग्य के अनुसार चलता है। लेकिन जो फ्रेडरिक नीत्शे है, जिसने अस्तित्ववाद का कॉन्सेप्ट भी दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये झूठ है। तो मैं वैसे तो ये बहुत बड़ी फिलोसफी है, मैं हो सके तो जितना हो सके उतना समझाने का प्रयास करूँगा। तो उस समय जब गुलाम था तो वहाँ की जनता से फ्रेडरिक नीत्शे ने स्टूडेंट से पूछा कि भाई, जर्मनी गुलाम है और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपने देश के लिए काम करना चाहिए। तो वहाँ के जो विद्यार्थी थे उन्होंने कहा, हमें तो बस पढ़ाई करनी है और जॉब लेनी है, अपने बाल बच्चे पालने, हमें देश से क्या मतलब। जो प्रतिष्ठा इस देश की है जो नष्ट हो गई है, वो तो उसके भाग्य पर निर्भर करता है, अगर भगवान ने चाहा तो वापस आ जाएगी। तो ये सुनकर फ्रेडरिक नीत्शे को सबसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, क्योंकि उस समय जो फिलोसफी चलती थी वो हेगल की फिलोसफी थी। उसका सिद्धांत यह था कि इंसान है जो भगवान की कठपुतली है। और उसके बाद फ्रेडरिक नीत्शे ने जर्मनी में अस्तित्ववाद का अपना प्रभाव छोड़ा। उन्हीं के शिष्य में था बिस्मार्क। उसके बाद जर्मनी के जो 16 टुकड़े थे उसको बिस्मार्क ने एक किया। उसकी घटना ये है कि जब उनकी मीटिंग हुई और जब 16 देश एकत्रित हुए तो बोला कि हम अपनी अपनी सीमाएं ऊपर नीचे करेंगे, तो बिस्मार्क ने तलवार निकाल के कहा कि तुम कौन होते हो जर्मनी का भाग्य निर्धारित करने वाले। जर्मनी के हम लोग हैं तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी सीमा कहाँ पर होगी। यानी फ्रेडरिक का जो अस्तित्ववाद है, नीत्शे ने जो कहा, इंसान स्वयं जिम्मेदार होता है, आपके किए कर्मों का जिम्मेदार भगवान नहीं होता है। आप जो भी करोगे उसके जिम्मेदार स्वयं हो, अपनी जिम्मेदारी है वो लेना सीखो। दो तरह की लिविंग है जो बताइए, एक तो ऑथेंटिक लिविंग, एक अनऑथेंटिक। दोनों को समझो। ऑथेंटिक क्या है? ऑथेंटिक का अर्थ है कि स्वतंत्र, जिम्मेदार, आजाद। और अनऑथेंटिक यानी गुलाम, जड़, जिस पर किसी का एक प्रत्यारोपण हो चुका हो। अनऑथेंटिक का मतलब है कि आप किसी के भी गुलाम हो, चाहे वो राजा के हो, चाहे पैसे के हो, या किसी के प्रेशर में किसी के गुलाम हो, चाहे भगवान के गुलाम हो, उसके हाथ की, दूसरों के हाथ की कठपुतली होती है, जो खुद निर्णय नहीं ले सकता, खुद जिम्मेदार नहीं, वो अनऑथेंटिक लिविंग है। और नीत्शे कहता है कि आज़ादी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये किसी से भीख में नहीं मिल रही है, तुम्हारी है और तुम इसे समझो। अपनी स्वतंत्रता को अपने हाथ में लो। ऑथेंटिक लिविंग। और ऑथेंटिक लिविंग क्या है, सही से समझो। जो अस्तित्ववाद है उसको समझना ही ऑथेंटिक लिविंग है। फ्रेडरिक नीत्शे के अनुसार मैं जो भी निर्णय लूंगा उसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। जैसे कि आपको कोई कैरियर चूज करना है, उसके लिए चाहे आपको 1000 लोग समझाएं या फिर 100 लोग समझाएं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी बात मानोगे। ये किसी भी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता कि आप किसकी बात मानोगे। अगर मान लो आपने निर्णय ले लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आगे चलकर वो निर्णय आपके लिए सही साबित नहीं होता, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उसके कहने की वजह से मैंने ये निर्णय लिया, क्योंकि किसकी बात माननी है ये निर्णय तो भी आपने लिया है, ये निर्णय भी तो आपने ही लिया है। जिम्मेदारी और आज़ादी के साथ निर्णय लेना ऑथेंटिक लिविंग है। और जो इंसान जितनी हद तक जिम्मेदारी लेता वो आदमी है, अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेता तो वो आदमी भी नहीं है, उसको पशु माना गया, क्योंकि वो अपने किए कर्मों का जिम्मेदार भी खुद नहीं हो रहा है। अनऑथेंटिक लिविंग क्या है कि इंसान ने कुछ डिसीजन लिए, वो गलत हो गए, सही निर्णय नहीं ले पाया, सही रास्ते पर नहीं चला, अब वो उसकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहता। और उसके लिए उन्होंने एक शब्द इन्वेंट किया, गॉड। क्योंकि
अब खुद तो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो खुद जिम्मेदारी लेगा तो निराशा आती है। उसको बोलते हैं गॉड बैड फैथ। उसने खुद जो किया उसकी जिम्मेदारी किस पे? भगवान पे टाल देगा कि मेरा भाग्य ही ऐसा था, भगवान ने मेरे साथ ऐसा ही किया, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया। एक सीमा के अंदर जिंदगी जीता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। वो अपने खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो अनऑथेंटिक लिविंग है। तो अब दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि ऑथेंटिक लिविंग और अनऑथेंटिक क्या है। अगर आप ऑथेंटिक लिविंग है, आपने कोई निर्णय लिया और वो गलत हो गया, तो आपके अंदर वो साहस होना चाहिए कि आप गलती होने के बाद में खुले मंच पर आके ये स्वीकार कर सके कि हाँ, मैंने ये निर्णय लिया और मुझसे ये गलती हुई, और अपनी गलती को स्वीकार करता है पूरी जिम्मेदारी के साथ। और इंसान जब जिम्मेदारी लेता है तो बहुत निराशा झेलनी पड़ती है, और बहुत सारे लोग निराशा को नहीं झेल पाते, यहाँ तक कि सुसाइड तक कर जाते हैं। इसमें अस्तित्ववाद में 3 प्रकार के इंसान का वर्णन आता है। वैसे ये सारी फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफी है, तो इसको मैंने कोशिश की है कि इसके शब्द है जो हिंदी में ठीक से ट्रांसलेट हो पाए, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा समझाने का। सबसे पहला है कि जो इंसान खुद के लिए जीता है, वो दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए, उसको दूसरों से जिसको कोई मतलब नहीं है। दूसरा है जो दूसरों के लिए जीता है। दूसरों के लिए जीते का मतलब है कि वो अपने जीवन में जो भी काम करता है, अगर उसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों पर गलत पड़ता है तो उसका जिम्मेदार भी वो होता है। उदाहरण के तौर पर आजकल जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी गुटखा का प्रचार करते हैं और उसके बाद में इंटरव्यू में आके कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि कौन क्या खाए, या फिर ये हम क्यों बताएं कि किसको क्या खाना है। अस्तित्ववाद कहता है अगर आप प्रसिद्ध व्यक्ति है तो आप गलत चीजों का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, उसका जो भी परिणाम आएगा उसका क्या प्रभाव देश और समाज पर पड़ेगा। और अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो अस्तित्ववाद के अनुसार वो नामर्द है, वो इंसान भी नहीं है। उसके किए गए कार्य का समाज पर जो असर पड़ता है उसका जिम्मेदार भी वो इंसान है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेता तो वो इंसान भी नहीं है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वो है यूनिवर्सल, यानी जो इंसान इस अस्तित्ववाद, इस पूरी यूनिवर्स के लिए जीता है। जैसे बड़े बड़े महापुरुष, संत, समाज सुधारक और कुछ अच्छे पॉलिटिशियन, जिन्होंने मानवता के लिए कार्य किया, जिन्होंने देश, मिट्टी, जलवायु, पर्यावरण, वृक्ष, इन सब के लिए कार्य किया। उन्होंने इस पूरी सृष्टि को सुंदर बनाने का प्रयास किया। ये सिर्फ दूसरे लोगों ही नहीं, इस समस्त प्रकृति के लिए कार्य किया, और उन्होंने अपना जीवन इस पूरी सृष्टि को श्रेष्ठ बनाने के लिए दिया। अस्तित्ववाद कहता है कि इंसान को इंसान समझो, इंसान किसी का भी गुलाम नहीं है। इंसान अपनी निराशा को छुपाने के लिए अपने किए कर्मों का जिम्मेदार भगवान को ठहराता है, जबकि इंसान के किए कर्मों का जिम्मेदार भगवान नहीं है। हम जैसा करेंगे उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा, इसमें भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इंसान को स्वयं को अपनी जिम्मेदारी लेनी सीखनी चाहिए। भगत सिंह ने भी यही कहा था कि जब तक इंसान खुद अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक वो अपने अस्तित्व की, अपने देश की लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो तो ये सोचता है कि ये तो भगवान के हाथ में। नहीं, ये भगवान के हाथ में नहीं है। अगर कोई देश गुलाम है तो उसका जिम्मेदार उस देश के लोग हैं। एक में इतिहास की बहुत बड़ी कहानी है जर्मनी की। जब जर्मनी में अस्तित्ववाद आया और फ्रेडरिक नीत्शे ने ये सब कुछ किया, और जब जर्मनी एकजुट हो चुका था, पुनर्निर्माण हो चुका था, क्योंकि जर्मनी के लोगों में यह प्रभाव हुआ कि जो भी जर्मनी के देश में जर्मनी के लोगों के साथ हुआ उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और हम खुद इसे वापस ठीक करेंगे। अब उसके बाद जर्मनी ने बहुत विकास किया और जर्मनी की सेना लगातार जीतते जा रही थी।
और यूरोप में जर्मनी ने जिस तरह भी कदम बढ़ाए, उन्होंने लगभग आत्मसमर्पण कर दिया, और जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया वो यूरोप में युद्ध हार गए। इंसान भगवान का खिलौना नहीं है और ना ही वो भगवान का गुलाम है। जब जर्मनी की सेना चारों तरफ बढ़ रही थी, उसी टाइम फ्रांस की जो मैग्नेट लाइन थी, यानी जो फ्रांस की सीमा थी, फ्रांस के लोगों में यह था कि मैग्नेट लाइन को कोई नहीं तोड़ सकता। और उसके बाद जब जर्मनी फ्रांस से युद्ध किया तो फ्रांस ने की जो मैग्नेट लाइन थी वो जर्मनी ने तोड़ दी। मैग्नेट लाइन उसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि मैग्नेट वहाँ के जो आर्मी चीफ था उसका नाम मैग्नेट था, और उसने वो सब एक सीक्वेंस में बनाई थी जो बहुत पावरफुल थी। अब जब ये बात फ्रांस में पहुंची, वहाँ के फ्रांस का एक पत्रकार था सार्थले, उसको पता चला कि जो जर्मनी की सेना है उसने फ्रांस की मैग्नेट लाइन तोड़ दी, और अब जो जर्मनी की सेना है वो फ्रांस की मैग्नेट लाइन को तोड़कर फ्रांस के अंदर एंट्री कर ली। और फ्रांस में एंट्री करने के बाद वहाँ की जो राइन नदी है, फ्रांस की राइन फ्रांस की सबसे बड़ी नदी है। जो भारत में जिस तरह गंगा है, उसी तरह फ्रांस की जो मुख्य नदी वो राइन है। अब दूसरे ही दिन एक अखबार में न्यूज छपती है जो सार्थले ने छापी थी। वो सार्थले एक पत्रकार था जो अस्तित्ववाद को मानता था, उसे पढ़ता था और उसका बहुत बड़ा विचारक था। अब होता क्या है कि जब जर्मनी की सेना फ्रांस में एंट्री करती है तो एक राइन नदी के किनारे एक धोबन कपड़े धोने के लिए आई हुई होती है, और वो राइन नदी पर अपने कपड़े धो रही है। तभी उसने देखा कि जर्मनी की सेना राइन नदी के दूसरी तरफ से फ्रांस के अंदर आ रही। उसे जर्मनी की तो भाषा नहीं आती, लेकिन उनकी ड्रेस से पता चल रहा था कि ये फ्रांस की सेना तो नहीं है। लेकिन उसने वहां से खड़ी हुई और पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? तो उन्होंने अहंकार से, जर्मनी के जो सैनिक थे उन्होंने अहंकार से जवाब दिया कि हमने मैग्नेट लाइन तोड़ दी और जो फ्रांस के जो तुम लोग हो, तुम हमारे गुलाम हो। और ये बात जब धोबन ने सुनी तो उसका राष्ट्रवाद जाग गया, उसकी देशभक्ति जाग गई, और उसने जोर से कहा कि तुम लोगों ने मैग्नेट लाइन तोड़ी है, तुमने देश की आर्मी को हराया है, देश के लोगों को नहीं हराया है। फ्रांस किसी की दया पर नहीं जीता, फ्रांस तो भगवान का गुलाम नहीं है, तुम लोगों का गुलाम कैसे हो सकता है? अगर तुम फ्रांस के अंदर जाओगे तो फ्रांस का कोई भी आदमी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तुम्हें फ्रांस के लोग पत्थर से मारेंगे और तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। लेकिन जर्मनी के सैनिक ने कहा कि हमने पूरे यूरोप को हराया है, मैग्नेट लाइन तोड़ी है, तो तुम तो क्या लोग हो? अब तो धोबन ने कहा कि तुम अगर इस फ्रांस में जाओगे तो पहले तुम मेरा ही सामना करो। और उसने राइन नदी के तट पे जो पत्थर होते हैं, उस पत्थरों से जो जर्मनी के सैनिक है उस पर हमला करना शुरू कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें फ्रांस के अंदर नहीं जाने दूंगी। तुमने कहा कि फ्रांस गुलाम है, लेकिन फ्रांस गुलाम नहीं है किसी का भी। अब क्योंकि जर्मनी के सैनिकों के पास गन्स थी तो उन्होंने गोली चलाई और वो धोबन वहां पे मर गई। उसको मारने के बाद जर्मनी की सेना जो फ्रांस में एंट्री करी, और अब ये न्यूज़ थी जो अखबार में छपी दूसरे दिन। और उस टाइम पे जो अखबार था वो कोई भी बात को फैलाने के लिए मुख्य साधन था। अब जैसे ही ये बात पूरे देश में फैली तो सब लोगों में ये एक राष्ट्रवाद की प्रेरणा प्रोत हो गई कि एक धोबन देश के लिए अपने जान दे सकती हैं, कि फ्रांस किसी का गुलाम नहीं हो सकता। और कहते हैं कि जो जर्मनी इतना
मजबूत रहा, वो फ्रांस में 3 महीने भी नहीं टिक पाया। क्योंकि जब जर्मनी की सेना फ्रांस के अंदर घुसी तो वहाँ के जितने भी लोग थे उसमें से किसी ने भी जर्मनी का साथ नहीं दिया। जर्मनी के किसी के आदेश को नहीं माना गया और आम लोगों में सबसे ज्यादा विरोध जर्मनी का हुआ। किसी ने जर्मनी की कोई बात नहीं मानी और इस कारण जर्मनी को 3 महीने में फ्रांस को छोड़कर भागना पड़ा। ये होती है किसी एक विचारधारा की क्षमता। अब जब फ्रांस वापस आजाद हुआ तो वहां की सरकार ने ढूंढा कि वो उस धोबन को ढूंढा कि कौन है कि जिसके कारण इस फ्रांस के लोग अपनी देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हुए लेकिन गुलाम होने को राजी नहीं हुए। अब वो राइन नदी के किनारे इलाके जितने भी सब जगह छान मारा तो उन लोगों ने कहा हमारी ऐसी कोई धोबन नहीं है जो वहां पर गई। तो सरकार को बड़ा सरप्राइज हुआ कि ऐसा मतलब कि कोई धोबन नहीं थी जो वहां तट पर गई और उसे मारा गया। तो फिर ढूंढा कि ये न्यूज किसने छापी थी, तो पता चला कि जो सार्तले था उसने ये न्यूज प्रकाशित न्यूज़पेपर में करी। तो जब सार्तले को ढूंढा गया, बोला कि ये धोबन कौन है, तो सार्तले ने कहा कि मैंने ये एक झूठी कहानी बनाई ताकि देश को ये मैं समझा सकूं कि मर जाना लेकिन गुलाम मत होना, और उस विचारधारा को प्रोत्साहित करने के लिए मैंने ये कहानी बनाई। तो सरकार ने सार्तले की खूब प्रशंसा करी और सार्तले को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। लेकिन सार्तले ने कहा कि मैं तुम लोगों से नोबेल प्राइज नहीं लूंगा क्योंकि तुमने अनेक देशों को गुलाम बनाया है। और वह सार्तले था जिसने नोबेल पुरस्कार को ठुकराया था। अब फ्रांस में आज भी उस धोबन की प्रतिमा है जो स्वतंत्रता की प्रतीक है। फ्रांस में अस्तित्ववाद का सबसे ज्यादा प्रभाव था। जब वो मैग्नेट लाइन टूटी तो जो वहाँ का जो चीफ था मैग्नेट ऑफिसर, मैग्नेट लाइन टूटने के बाद उसने खुद को गोली मार ली और उसने कहा कि अगर ये मैग्नेट लाइन टूटी है तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। और उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली। और फ्रांस के बारे में कहा जाता है कि फ्रांस के लोगों ने कहा कि फ्रांस किसी की दया पर नहीं जीता है, फ्रांस अपने स्वाभिमान पर जीता है। और हम गुलाम भगवान के भी नहीं हैं तो तुम अपना गुलाम करने का सोच भी कैसे सकते हो, और हम ना ही किसी गुलाम हो सकते हैं।